दोस्तों, आइलैंड शब्द सुनकर आपके मन में क्या तस्वीर बनती है? चारों तरफ चमचमाता नीला पानी, सफेद रेत और ताड़ के पेड़, है ना? लेकिन यार, कुछ आइलैंड्स में तो कमाल के फीचर्स हैं कि पूरी दुनिया घूमे हुए लोग भी यहाँ बार बार आना चाहते हैं। यहाँ हैरान कर देने वाली क्रिम्सन रंग की लहरें और इंद्रधनुषी रेत से भरे आइलैंड से लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक रहस्य को छुपाए हुए एक छोटा सा आइलैंड भी है। तो चलते हैं दुनिया के सबसे अजीबोगरीब आइलैंड्स के टूर पर, जिनको देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये वाकई हैं। बॉल्स पिरामिड। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से 370 मील से थोड़ा सा दूर प्रशांत महासागर से बाहर निकलता हुआ ये खौफनाक टावर किसी विलन के लिए छुपने की एकदम सही जगह की तरह दिखाई देता है। बॉल्स पिरामिड के नाम से जाना जाने वाला यह भयानक नुकीला समुद्री टावर लगभग 70 लाख साल पहले नष्ट हुए एक पुराने शील्ड वॉल्केनो का कटा हुआ हिस्सा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा समुद्री ढेर है, जिसकी ऊंचाई 1843 फीट है और ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से लगभग 400 फीट ऊंचा है, जबकि बहुत से लोगों को इसे देखते ही चक्कर आ जाते हैं। वहीं कुछ जांबाज लोगों ने इसकी शानदार ऊंचाई को एक चुनौती की तरह लिया है। 1788 में इसका पता लगने के बाद भी 1965 तक ट्रैवलर्स इस खतरनाक रूप से ऊंची समुद्री टावर पर चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। हालांकि ये पता चला कि इस आइलैंड की ऊंचाई ही इसे सबसे अजीब नहीं बनाती। 2001 में एक एनवायरमेंटल ग्रुप को कुछ भयानक बड़े कीड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड वहां मिला, जो उस बंजर टावर पर 330 फीट ऊपर एक झाड़ी पर इकट्ठा हुए थे। ड्रियोकोकेलस ऑस्ट्रेलियस, जिसे लैंड लॉबस्टर और वॉकिंग सॉसेज के रूप में जाना जाता है, उसे 70 से भी ज्यादा सालों से विलुप्त माना जाता था। जबकि ग्रुप के ज्यादातर लोगों ने इस बात की खुशी मनाई, लेकिन मुझे यकीन है कि उनमें से कम एक मेंबर पूरे आइलैंड को जला देना चाहता था। ओकुनोशिमा आइलैंड जापान के इनलैंड समुद्र में स्थित है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे रैबिट आइलैंड के नाम से जानते हैं। सिर्फ 2.5 मील लंबा होने के बावजूद ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा लगभग 1000 जंगली खरगोशों का घर है। यहाँ रहने वाले खरगोशों को पता है कि आने वाले मेहमान उनके लिए खाना लेकर आते हैं, और खाने के पैकेट की आवाज सुनते ही वो खुशी से झूम उठते हैं। हालांकि इस दुनिया की सबसे प्यारी जगह की तरह दिखता है, लेकिन ओकुनोशिमा एक अजीब और डरावना सा इतिहास भी है। इन प्यारे खरगोशों का घर बनने से पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस आइलैंड पर हजारों टन जहरीली गैस बनाई जाती थी। इस जगह को इतना गुप्त रखा गया था कि उस समय में इस आइलैंड को जापान के सभी नक्शों से हटा दिया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि उस समय के दौरान खरगोशों के ऊपर टेस्ट करने के लिए उन्हें इस आइलैंड पर लाया गया था। एक्सपर्ट्स अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि इस जगह को बंद करने के बाद इन मासूम जानवरों को मार दिया गया था। भाई, तो फिर वो यहाँ पर आए कैसे? एक और अफवाह का दावा है कि 1970 के दशक में कई स्कूली बच्चों ने यहाँ कुछ खरगोशों को लाकर छोड़ दिया था, और तब से यहाँ खरगोशों की आबादी बढ़ती जा रही है। इस सुंदर मनमोहक जगह में खरगोशों की आबादी हमेशा फलती फूलती रही है, क्योंकि इस आइलैंड पर कोई शिकारी जानवर नहीं है और यहाँ शिकार करने पर पूरी तरह से पाबंदी है। निकोशिमा। दोस्तों, ओकुनोशिमा इकलौता ऐसा जापानी आइलैंड नहीं है जहां झबरे जानवर रहते हैं। जापान के समुद्री तट के चारों तरफ 11 छोटे आइलैंड्स हैं, जो कि हजारों प्यारी बिल्लियों का घर है। पुराने जापानी कल्चर को नापसंद करने वाले लोगों द्वारा इन्हें कैट आइलैंड्स या निकोशिमा आइलैंड्स कहा जाता है। 1940 के दशक में उनमें से कई आइलैंड मछली पकड़ने वाले गांवों से पूरी तरह आबाद हुआ करते थे। लोकल लोगों ने आइलैंड के चूहों का शिकार करने के लिए बिल्लियों को रखा था। चूहे उनकी नावों को गंदा कर देते थे और मछुआरों को जाल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेशम के कीड़ों को मार देते थे। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस गिरता गया, वैसे वैसे आइलैंड्स पर इंसानों की आबादी भी कम होती गई और बिल्लियां वहां लगातार फलती फूलती रहीं। लोकल लोगों का मानना था कि इन 4 पैर वाले दोस्तों को खाना खिलाने से किस्मत मेहरबान होती है और पैसा मिलता है, जिसकी वजह से वहां बिल्लियों की पॉपुलेशन बढ़ती गई। एओशिमा जैसे कुछ आइलैंड्स पर बिल्लियों की गिनती इंसानों से ज्यादा हो गई है। आइलैंड की खास आबादी देख करके थोड़ी हैरानी जरूर होती है, पर वो वास्तव में बहुत ही लकी साबित हुई है। कैट लविंग टूरिस्ट की वजह से बिजनेस ने यहाँ फिर से रफ्तार पकड़ ली है। दोस्तों, इन आइलैंड्स पर इंसान और बिल्लियां दोनों ही मोटे ताजे बनने की राह पर हैं। यार, मैं अब यहाँ एक छोटा सा सर्वे करना चाहता हूँ। अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस अजीब आइलैंड पर जाना पसंद करेंगे? रैबिट आइलैंड या कैट आइलैंड? रैबिट के लिए उस लाइक बटन को हिट कर दो और कैट के लिए उस सब्सक्राइब बटन को। लेकिन अगर आप मेरे जैसे और सोचते हैं कि दोनों बटन बड़े प्यारे हैं, तो दोनों को ही क्लिक कर दो यार। हाँ, तो कहाँ थे हम? क्रिसमस आइलैंड।
क्रिसमस आइलैंड नाम सुनते ही इससे मिलने वाली खुशी का अंदाजा हो जाता है। इसलिए नहीं कि एक खुश मिजाज लाल मोटा आदमी वहाँ रहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि एक छोटे से आइलैंड पर हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत लाल और हरा शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड से 930 मील पश्चिम में स्थित इस छोटे से आइलैंड के समुद्री तट हर साल आश्चर्यजनक लाल लहरों से पूरी तरह से घिर जाते हैं। हालांकि ये एक बहुत ही अजीब क्रिसमस के चमत्कार की तरह दिखता है, लेकिन ये पानी इस आइलैंड के भयानक लाल केकड़े के बच्चों से भरा हुआ है। हफ्तों पहले इन अद्भुत केकड़ों में से 50 मिलियन केकड़े समुद्र तटों पर चले जाते हैं और अपने फर्टिलाइज किए हुए अंडों को समुद्र में हैच होने के लिए डाल देते हैं। फिर सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट के बल पर ही उनके बच्चे आइलैंड पर वापस लौटने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। उन लाखों केकड़ों में से कुछ जो समुद्र से जिंदा बचकर निकल जाते हैं, हरे भरे तटों पर फैल जाते हैं। फिर वो आइलैंड के बीचों बीच अपने घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पत्थरों, सड़कों और यहाँ तक कि इंसानों के ऊपर चढ़कर भी निकल जाते हैं। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि उनके इस क्रिसमस स्पिरिट को देखकर क्या सैंटा रेनडियर को इन 50 मिलियन लाल केकड़ों से बदलना चाहेगा। घूमता हुआ आइलैंड। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में दुनिया के कुछ सबसे आश्चर्यजनक नेचुरल इलाके हैं, लेकिन उनमें से एक इलाका ऐसा भी है जो कि कुछ ज्यादा ही अलग दिखाई देता है। बड़ा और लगभग पूरी तरह से गोल एक आइलैंड पराना डेल्टा के कीचड़ से भरे दलदल में छुपा हुआ है, जो कि साफ पानी के एक छोटे से चैनल से घिरा हुआ है। लेकिन इस आइलैंड की अद्भुत सिमेट्री ही इसका सबसे अजीब पहलू नहीं है। 2003 के बाद से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों के हिसाब से 387 फीट की ये डिस्क अपनी छोटी झील के चारों तरफ घूम रही है। ये तस्वीरें पानी के किनारे ट्रैकिंग के दौरान ली गई हैं। ये आइलैंड हर एक दिन अपनी पोजीशन बदल रहा था, जैसे कि ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हो। कई साइंटिस्ट ने मान लिया कि ये सिर्फ कुछ लोगों के खुरापाती दिमाग की बनाई हुई एक कहानी थी, लेकिन जब उन्होंने उस एरिया की खोजबीन की तो उन्हें इंसानों द्वारा की गई किसी छेड़छाड़ का वहां कोई सबूत नहीं मिला। इस अभियान ने साइंटिस्ट के मन को बहुत सारे सवालों से घेर लिया था। इतना परफेक्ट दिखने वाला फॉर्मेशन आखिर इतना नेचुरल कैसे हो सकता है? जब साइंटिस्ट अपना सिर खुजा रहे थे, तब सोसाइटी के कुछ एक्सेंट्रिक मेंबर्स ने दावा किया कि ये किसी एलियन यूएफओ अड्डे का एक सीक्रेट एंट्री डोर हो सकता है। लेकिन फिर एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के दौरान आइलैंड के राउंड शेप और आइस डिस्क के बीच एक कंपैरिजन किया गया। जमे हुए पानी के ये चौंका देने वाले घेरे तब बनते हैं जब वाटर करंट आइस की तरफ बह रहा होता है और इसे एक क्लॉकवाइज पैटर्न में घुमाता है और इसकी इर्रेगुलर एजेस को घटा देता है। ये मानते हुए कि ये आइस डिस्क और अर्जेंटीना की आई डिस्क एक ही थ्योरी पर काम करती है, ये पॉसिबल है कि दलदल के ठीक नीचे स्लो मोशन में करंट दौड़ रहा हो, जिससे आइलैंड घूम रहा हो और इस तकनीक की वजह से झील को राउंड शेप में काट रहा हो। दोस्तों, हालांकि ये थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन इससे ये तो पता चल जाता है कि अर्जेंटीना पर स्पेस सूट पहने इन छोटे हरे आदमियों ने अभी तक हमला क्यों नहीं किया। मिगिंगो एक फुटबॉल मैदान के आधे से भी कम साइज का होने के बावजूद मिगिंगो आइलैंड की समस्याएं बहुत बड़ी हैं। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कही जाने वाली विक्टोरिया झील के पूर्वी किनारे से कुछ ही दूर है। इस पानी में मछलियां न केवल भरपूर मात्रा में हैं, बल्कि वैल्यूएबल भी हैं, जो मछुआरों को आइलैंड पर अपनी किस्मत आजमाने का लालच देती हैं। वहां रहने वाले मुश्किल से 500 लोगों ने उस ऊबड़ खाबड़ टावर को कोरोगेटेड आयरन शेल में बदल दिया है, जो एक कवच पहने हुए किसी बड़े कछुए की तरह दिखाई देता है, जबकि ये किसी गॉडजिला से लड़ने के लिए एकदम तैयार मालूम होता है। लेकिन इस छोटे से आइलैंड को और भी ज्यादा खतरों का सामना करना पड़ता है। 2004 में कीमती मछलियों को पकड़ने के लिए इस आइलैंड ने कुछ खूंखार समुद्री लुटेरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिससे केन्या और युगांडा दोनों ने इसका बचाव करने के लिए इस पर अपना दावा ठोकने की कोशिश की। अफ्रीका के लोगों ने मिगिंगा आइलैंड की इस लड़ाई को अफ्रीकाज स्मॉलेस्ट वॉर नाम दे दिया। हालांकि गूगल अर्थ में क्लियरली दिखता है कि ये आइलैंड केन्या के पानी में है। फिर भी युगांडा का दावा है कि ये फोटो गलत है और वो लगातार पीछे हटने से इनकार करता रहता है। जितनी डिप्लोमेटिक ये बहस है, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा केन्या और युगांडा को गॉडजिला स्टाइल के कुछ असली राक्षसों के साथ लड़ाई करते देखना। दोस्तों, अगर उन्होंने ऐसा किया तो आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा, केन्या का किलर कॉन्ग या युगांडा का बड़ा सा मुटो? द वर्ल्ड आइलैंड्स। ज्यादा लोग ये दावा नहीं कर सकते कि उनके पास दुनिया में सब कुछ है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग तो ये कह सकते हैं भाई, क्योंकि जब आप जूम आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस आदमी ने दुबई के तट के करीब समुद्री अरब के वर्ल्ड आइलैंड्स में से एक पर खुद के लिए घर खरीद लिया है। पर्शियन गल्फ से निकाली गई रेत का इस्तेमाल इन 300 आइलैंड्स को बनाने के लिए किया गया था। ये रेत टोटल 11 बिलियन क्यूबिक फीट है। इस आइलैंड ग्रुप को
वर्ल्ड मैप के शेप में बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट जो लाखों स्क्वायर फीट की कोस्ट लाइन तक फैला हुआ था, इतना बड़ा था कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में रहते हुए इसकी प्रोग्रेस को देख सकते थे। हर बने हुए आइलैंड का नाम एक देश के नाम पर रखा गया था, इसलिए जिन लोगों ने उन्हें खरीदा था वो दुनिया के एक टुकड़े के मालिक होने का दावा कर सकते थे, बिल्कुल अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन की तरह, जिन्होंने 2006 में ग्रेट ब्रिटेन को खरीदने की पेशकश की। आप सोच रहे होंगे कि यार ये आदमी अरबपति है, लेकिन फिर भी इन रेत भरे बीचेस पर फोटो खिंचवाने के लिए बंदे ने ऐसा सस्ता और चटक दिखने वाला सूट पहना है। लेकिन भाई, भले ही वो सस्ता दिख रहा हो, इनमें से किसी एक आइलैंड को खरीदने के बारे में सोचने के लिए आपको $1 मिलियन के खजाने की जरूरत पड़ेगी। इनमें से सबसे सस्ता $7 मिलियन से शुरू होता है, जो बढ़कर $1.8 बिलियन तक जाता है। हालांकि इसका कंस्ट्रक्शन 2003 में शुरू हुआ था, लेकिन 2008 के मार्केट क्रैश ने इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट को 2020 तक धकेल दिया था। दोस्तों, अभी भी इन अधूरे आइलैंड्स को पूरा होने में बहुत वक्त लगेगा। छुपा हुआ इंद्रधनुष। आइलैंड नेशन कहा जाने वाला मॉरिशस चमकीले रंगों के अपने समुद्री नज़ारों के लिए जाना जाता है। आप माने या ना माने, इस छोटे से आइलैंड के बीचों बीच आपको और भी खूबसूरत रंग देखने को मिलेंगे। मॉरिशस की 7 रंगों वाली ये खूबसूरत दुनिया साउथ में शेमरेल के नाम से जाने जाने वाले एरिया में पाई जा सकती है। ये सबसे अनोखे और चमकीले रंगों से बनी धारीदार मिट्टी की एक चादर जैसा है, लेकिन इस आश्चर्यजनक मिट्टी के पीछे का विज्ञान और भी रोमांचक है। ये पूरा आइलैंड एक एक्टिव वॉल्केनो हुआ करता था, जो लगभग 20 लाख साल पहले फटा था। समुद्र के साथ ज्वालामुखी के विस्फोटों से निकलने वाले लावा में बहुत ही अजीब बदलाव हुए, जिसने धीरे धीरे सख्त पत्थरों को लोहे और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे मिट्टी के कणों में बदल दिया। हार्ड ब्लैक बसाल्ट से उलट ये मिनरल्स चमकीले लाल और ऑरेंज से लेकर शानदार ब्लू और पर्पल रंगों में भी होते हैं। यार, इस आइलैंड पर गाड़ी चलाना रियल लाइफ में मारियो कार्ट के रेनबो रोड पर ड्राइविंग करने जैसा होता होगा। लिटला डायमंड। शानदार फरो आइलैंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन के खतरनाक पानी में बहुत दूर स्थित है। किंगडम ऑफ डेनमार्क ने जिन पर अपनी मालिकी का दावा किया, ये उन 18 वॉल्केनिक लैंडमार्क्स की चेन का एक कलेक्शन है। इन आइलैंड्स में सबसे छोटे और सबसे खूबसूरत लिटला डायमंड की एक बेहद खास विशेषता यह है कि इसके पास अपना पर्सनल क्लाउड है। 1358 फीट की ऊंचाई पर जब गीली हवा चलती है तो तापमान गिर जाता है और हवा में पानी एक लेंटिकुलर क्लाउड की तरह जमने लगता है, जिससे बादलों की एक नरम टोपी जैसी बन जाती है और ऊंचाई को कवर कर लेती है। मीलों दूर से ये पहाड़ ग्रीन जेली के ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगाया हुआ जैसा दिखाई देता है। शांत समय बिताने के लिए एक अच्छी जगह लगती है, लेकिन इस आइलैंड की लंबाई सिर्फ 1 स्क्वायर माइल है और यहाँ कोई नहीं रहता। सिर्फ इसलिए नहीं कि नॉर्थ अटलांटिक में मौसम का मिजाज बहुत ही सर्द है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आइलैंड भयानक रूप से ऊंचे तटों से घिरा हुआ है, जिसे पार करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत होती है। यार, इतना खतरनाक ट्रैक पार करने में जो रिस्क लिया है, उसके लायक नज़ारे भी मिलने चाहिए। वॉल्कन पॉइंट। अगर इंसेप्शन मूवी एक आइलैंड होती तो आप शर्त लगा सकते हैं कि ये वॉल्कन पॉइंट होता। वॉल्कन पॉइंट सपने के अंदर एक सपना नहीं है, बल्कि एक आइलैंड है जो एक झील में है, जो एक ज्वालामुखी में है, जो एक बड़े आइलैंड में है, जो एक आइलैंड ग्रुप है जो प्रशांत महासागर में है। ये छोटा सा अद्भुत आइलैंड ताल वॉल्केनो के गड्ढे के अंदर है, जो फिलीपींस का दूसरा सबसे एक्टिव वॉल्केनो है। ये ज्वालामुखी लुजोन आइलैंड पर ताल झील के नाम से जानी जाने वाली एक झील में स्थित है। लुजोन फिलीपींस के उन 7100 आइलैंड्स में से एक है जो वियतनाम और चीन के तट से लगभग 500 मील की दूरी पर स्थित है। ये वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ मिसिंग है। इस गड्ढे के बीच में जो झील थी वो कहाँ गायब हो गई? ताल ज्वालामुखी जनवरी 2020 में फट गया था, जैसा कि आपने हाल ही में खबरों में देखा होगा। इस विस्फोट ने आसपास की चीजों को ज्वालामुखी की राख के कई फीट नीचे दबा दिया। विस्फोट की गर्मी ने झील में पानी की एक एक बूंद को सुखा दिया। इतनी तबाही के बावजूद वॉल्कन पॉइंट चमत्कारिक रूप से बच गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ ही सालों में बारिश के पानी से झील फिर भर जाएगी। यार, अफसोस की बात है कि अभी के लिए ये एक सपने के बजाय एक भयानक सच्चाई जैसा है। सेबल आइलैंड। अगर आप नोवा स्कोटिया के कैनेडियन तटों से 180 मील दूर ओशंस को स्कैन करने की कोशिश करेंगे तो आप लहरों के बीच में एक बड़ा रहस्यमयी सांप रेंगता हुआ देखेंगे। भाई, मुझे तो उस मछुआरे से कोई जलन नहीं होगी जो उस जानवर को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो लगभग 26 मील लंबा है और सिर्फ 1 मील चौड़ा है। शुक्र है वो बच गए, क्योंकि ये एक सांप नहीं है। सेबल आइलैंड हवा से बिखरी हुई एक रेत की पट्टी की तरह है, जो कि अलग थलग है और वहाँ कोई नहीं रहता।
ये कोस्ट लाइन के पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है, जिसे 15,000 साल पहले एक ग्लेशियर ने काट दिया था। तब से पहाड़ पर रेत जमा हो गई थी जो इसे पानी से ऊपर उठाती है, जिसकी वजह से यहाँ घास के साथ साथ एक पाइन ट्री भी उग आया है। कोस्ट लाइन से इतनी दूर ऐसी मुश्किल कंडीशंस में बहुत कम चीजें पनप सकती हैं। इसके तटों पर 500 जंगली घोड़ों की आबादी है, जो एक चौंका देने वाली बात है। लेकिन घोड़े समंदर में पहुंचे कैसे? जहां तक मेरी जानकारी है, घोड़ों के पंख तो नहीं होते। हालांकि इन घोड़ों में मछली जैसी कोई विशेषता भी नहीं है, लेकिन उनका इस आइलैंड पर होना अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ का मानना है कि वो कई सदियों पहले एक जहाज के मलबे के साथ यहाँ पर आए थे। दूसरों का मानना है कि उन्हें कनाडा के डिपोर्टेशन के दौरान चोरी कर लिया गया था और एक घास के मैदान में छोड़ दिया गया था, जहां उन्हें कोई ढूंढ ना सके। भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ पर पहुंचे कैसे। उन्होंने तो जमीन के इस बंजर टुकड़े को घोड़ों के रहने वाली एक शानदार जगह में बदल दिया। जोन स्वातनेत लेक नॉर्वे के एक बड़े से देश के सेंटर में एक छोटी अजीब विशेषता वाली एक बड़ी सी झील है। ट्रोनोया का ये गुंबद जैसा आइलैंड इसके उत्तरी किनारे से ऐसा दिखता है जैसे एक ब्राइट ग्रीन सॉकर बॉल को किक मारकर पानी में फेंक दिया गया हो। ये छोटा सा दिखने वाला आइलैंड लिंकन मेमोरियल बिल्डिंग जितना चौड़ा है और इसकी लंबाई 200 फीट से कम है। इस आइलैंड का शेप या साइज नहीं, बल्कि इसकी लोकेशन इसको अलग बनाती है। ये 5 मील लंबी एक बड़ी सी झील के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। एक अच्छे एंगल से ली गई फोटो इस हरे भरे आइलैंड को पूरी दुनिया की सबसे सुनसान जगह की तरह बना सकती है। पूरी तरह से कोहरे और शांत पानी से घिरा ये सुनसान आइलैंड एक इंट्रोवर्ट के लिए ड्रीम वेकेशन की तरह है और एक्सट्रोवर्ट के लिए नरक में बिताई गई छुट्टियों जैसा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप कब तक यहाँ के लिए रह पाएंगे? अंडरग्राउंड आइलैंड। जबकि ज्यादातर आइलैंड्स झीलों और महासागरों में पाए जाते हैं, वहीं एक ऐसा अंडरग्राउंड आइलैंड भी है जो उन सब पर भारी है। सलीना तुर्दा का ये शानदार आइलैंड एक बड़ी और सुनसान नमक की खदान के बीचों बीच में जमीन से लगभग 4 फीट नीचे है। चमकदार रोशनी वाला ये अंडरग्राउंड अट्रैक्शन दुनिया के सबसे बड़े नमक खदान के म्यूजियम का एक हिस्सा है। 1271 में बना था ये और इसे पूरी तरह से हाथ से खोदकर बनाया गया था। 660 सालों से भी ज्यादा समय तक इस बड़ी सी गुफा को सिर्फ हाथों के जोर से और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इसमें एक छोटी सी अंडरग्राउंड झील भी है जो इसके बीच में एक छोटे से शानदार ढंग से सजाए गए आइलैंड के चारों तरफ घूमती है। रोशनी की उस चमक में सब कुछ बहुत ही शानदार दिखाई देता है। यार, मैं उम्मीद करता हूँ कि वहां कभी बिजली गुल ना हो। रुनित आइलैंड उत्तरी प्रशांत महासागर के दूर दराज के इलाके में एक आइलैंड है जिसमें एक आधा रहस्य दफन किया गया है। मार्शल आइलैंड्स के टॉप पर मौजूद एनविटाक अटोल की प्राकृतिक सुंदरता अजीब शेप वाले रुनित डोम जैसी दिखाई देती है। ये एक विशाल कंक्रीट स्ट्रक्चर है जो एक क्रैश होकर गिरे हुए यूएफओ की तरह दिखता है। हालांकि इस 18 इंच के कंक्रीट कैप के अंदर कोई भी एलियन नहीं छिपा हुआ है भाई। इसके अंदर असल में 1,11,000 क्यूबिक यार्ड मैन मेड रेडियो एक्टिव वेस्ट है जो लगभग 34 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स जितना है। इसे 1977 में बनाया गया था, जब 1940 और 1950 के दशक में दूर दराज के आइलैंड को यूएस न्यूक्लियर बॉम्ब साइट्स के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1.6 हिरोशिमा बमों के बराबर 12 सालों तक हर दिन वहां विस्फोट किया गया, जिसने उन आइलैंड्स को रेडियो एक्टिव मलबे से ढक दिया। जब सफाई करने का टाइम आया तो कांग्रेस ने इस बड़े डिकंटेमिनेशन प्रोग्राम के लिए पैसा देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी सैनिकों ने आइलैंड से पॉल्यूटेड मिट्टी को खुरचकर सीमेंट में मिला दिया। फिर उन्होंने 350 फीट के ब्लास्ट क्रेडर में इसको डाल दिया और इसे कंक्रीट के पैनल से सील कर दिया। उसके बाद मार्शल आइलैंड्स गवर्नमेंट को इस साइट की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो इस फैसले से बहुत ही नाराज थे और उन्होंने इस साइट को द टॉम जैसा भयानक नाम भी दे दिया। 40 से ज्यादा सालों के बाद दरारें अब सचमुच यहाँ दिखने लगी हैं। टॉम के कुछ हिस्से टूटने लगे हैं, जिससे आसपास के समुद्र और मिट्टी में जहरीले रेडिएशन के रिसाव की आशंका बनी हुई है। जबकि अमेरिका ने कभी औपचारिक रूप से इसकी माफी नहीं मांगी है। ये जगह एक टाइम बॉम्ब बन गई है जो कभी भी फट सकता है। हालांकि ये जगह एक स्वर्ग ही हो सकती थी। फ्लोटिंग आइलैंड। बादलों से घिरे आसमान में मालदीव के शानदार नीले समुद्र को देखकर आपकी आंखें सोचने पर मजबूर हो सकती हैं कि इस देश के आइलैंड शायद तैर रहे हैं। लहरों के ऊपर और नीचे से देखने में बहुत ही अद्भुत लगते हैं, पर मुझे आपको ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि ये आइलैंड तैरते नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मालदीव में कम से कम 1200 तरह के कोस्टल इकोसिस्टम हैं जो लगभग 1 वर्ग मील से लेकर कुछ फीट तक ही फैले हुए हैं। उन सभी को सर्कुलर क्लस्टर में एक साथ देखा जा सकता है, जिसे एटोल कहा जाता है।
ये एक लंबे समय से विलुप्त हो चुके समुद्री ज्वालामुखियों के अवशेष हैं। लाखों साल पहले जब वे फटे थे तो फटने वाला लावा सख्त हो गया और धीरे धीरे एक आइलैंड में बदल गया। समय के साथ कोरल्स और वाइल्ड लाइफ ने इनके नीचे पनपना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ बड़े बड़े फ्रीजिंग रीफ बनते चले गए। जैसे जैसे कोरल्स फलते फूलते रहे, ज्वालामुखी समुद्र के बढ़े हुए स्तर के नीचे डूबने लगे, जिससे समुद्री जीवन में रुकावट पैदा होने लगी। कोरल्स बढ़ते रहे और फाइनली टूटकर रेत में बदल गए, और कुछ तो इतने बड़े हो गए कि समुद्री जीव इन पर फलने फूलने लगे। दोस्तों, वो तैर तो नहीं सकते, लेकिन वो ऊपर जरूर उठ गए हैं। बिग डोंग आइलैंड। फिजियन आइलैंड पर ऐसा कोई भी घुमावदार और चौड़ा समुद्र तट या साफ पानी नहीं है जो इसके डर्टी सीक्रेट को छुपा सके। ऊपर से एक नजर देखने से पता चलता है कि असल में स्वर्ग कहा जाने वाला ये टुकड़ा आइलैंड के साइज जितना है और इसका शेप एक लव सॉसेज के जैसा है, जिसमें गोनार्ड भी है। 42 एकड़ के इस अजीब से शेप के आइलैंड को वानुआलेवु के उत्तरी तट से दूर फिजियन आइलैंड से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। इस आइलैंड पर कई एग्जॉटिक पेड़, फूल और जानवर भी हैं। इसके पूरे आउटर डायमीटर को 87 लग्जरी रियल स्टेट लॉट्स में बांटा गया है। स्वर्ग जैसे सी फेसिंग इन प्लॉट्स की कीमत $75,000 से $1.25 तक है। दोस्तों, मैं तो कहूंगा कि शानदार नज़ारों के बदले इन खरीदारों का पूरा पैसा वसूल है। गायोला आइलैंड। नेपल्स के तट से दूर पहली नजर में गायोला आइलैंड को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे सीधे सल्वाडोर डाली के पेंटिंग से निकाला गया हो। ये दो छोटे इटालियन आइलैंड्स एक पतले पत्थर के आर्च से जुड़े हुए हैं जो एक कसी हुई रस्सी जितना मजबूत लगता है, लेकिन ये अजीब सा पुल ही उनकी इकलौती खासियत नहीं है। इसका अतीत दुर्भाग्य से भरा हुआ है। इसकी चोटी पर बनी अद्भुत दिखने वाली यह हवेली लंबे समय से वीरान पड़ी है। इसकी बदनामी की कहानी 20वीं शताब्दी के आसपास शुरू होती है, जबकि उसके मालिक हांस ब्रॉन नाम के एक स्विस आदमी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश को एक पुराने कार्पेट में लिपटा हुआ पाया गया था। दुख की बात यह है कि कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी की मौत भी समुद्र में डूबने से हो गई थी। इसके अगले मालिक ओटो ग्रुनबैक नाम के एक जर्मन आदमी की आइलैंड पर रहने के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसके अगले मालिक राइटर मॉरिस ईव संडोज ने पागल होने के बाद एक स्विस मेंटल हॉस्पिटल में अपनी जान ले ली। पर यह मुसीबत यहीं नहीं रुकी। इसने अपने बाद के मालिकों को दिवालिया कर दिया और उनके कई रिश्तेदारों की समय से पहले मौत हो गई। इनमें सबसे फेमस थे ऑयल टाइकून जॉन पॉल गेटी। एक भयानक घटना तब हुई जब उनके सबसे छोटे पोते का कैलाब्रियन माफिया ने अपहरण कर लिया था। बच्चे के कान को काटकर और उसे भेजकर उन्होंने जॉन को $3 मिलियन की फिरौती देने के लिए मजबूर किया था। इस आइलैंड को आखिरी बार 1978 में खरीदा गया था और तब से कोई भी इस पर नहीं गया है। जाहिर है ये खूबसूरत आइलैंड नहीं चाहता कि कोई भी इसे खरीदे। क्या इस भयानक श्राप की वाकई कोई जरूरत थी? भाई, मुझे यकीन है कि सिर्फ एक डू नॉट डिस्टर्ब के साइन बोर्ड को लगाने से ही काम हो सकता था। मोनियोरिकी आइलैंड। चाहे आपने मोनियोरिकी आइलैंड के बारे में पहले कभी सुना हो या नहीं, लेकिन चांस है कि आपने इसको देखा है। ये रहस्यमय और वीरान जमीन का टुकड़ा आइलैंड कंट्री के नाम से मशहूर फिजी का एक हिस्सा है। इसका सोर्स एक ज्वालामुखी है और ये 1 मील से भी कम लंबा है और लगभग 2000 फीट चौड़ा है। यह आइलैंड चारों तरफ से शानदार कोरल रीफ से घिरा हुआ है और इसकी गहरी नीली लहरें, नीले लगून और हरियाली को देखकर ऐसा लगता है कि ये फंसने के लिए इतनी बुरी जगह भी नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ एक जाना माना चेहरा पहले ही फंस चुका है। साल 2000 में कास्ट अवे फिल्म की शूटिंग मोनियोरिकी आइलैंड पर ही की गई थी, जिसमें जहाज डूबने से यहाँ फंसे टॉम हैंक्स और विल्सन नाम की बहुत दुखी वॉलीबॉल ने एक्टिंग की थी। फिल्म की अंतर्राष्ट्रीय सफलता से पहले इस आइलैंड को बहुत कम जाना जाता था और इसमें ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी खास नहीं था। हालांकि अब इसका अपना कास्ट अवे आइलैंड बीच है जो दुनिया भर से फैंस को अपनी तरफ खींचता है। टॉम हैंक्स के फैंस को नहीं, विल्सन के फैंस को। कौन जानता था कि 16 बार अवार्ड जीतने वाले एक्टर को एक वॉलीबॉल मात दे सकती है। दोस्तों, इनमें से कौन सा आइलैंड आपको सबसे अजीब लगा और इनमें से कहां जाना आप सबसे ज्यादा पसंद करेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।